हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन फैंडम। ये टू हीलिंग हार्ट का पार्ट 9 है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली वेंकिंग ने केस सॉल्व कर ही दिया। वेंकिंग ने ये मिस्ट्री सॉल्व कर ही दी कि सब चीज़ों का पीछे का कल्प्रिट मिंग्याओ है। जो विंग का सीक्रेट बॉयफ्रेंड था वो मिंग्याओ ही था, ये भी क्लियर हमें हो गया। और उसने किस तरीके से विंग की थीसिस चोरी करके अपने नाम पे प्रेजेंट कर दी चाइना में, क्योंकि उसे पक्का होप था कि कोरिया में है विंग, चाइना तक तो पता नहीं पहुंच पाएगा और जब तक पहुंचेगा तब तक तो मैन्युफैक्चरिंग हो ही जाएगी। तो वो भी हमें क्लियर हुआ। तो आज हम पार्ट 9 स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको जिन फैमिली और स्पेशली मिंग्याओ क्या है, कैसे वो विंग के पास पहुंचा, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। आज से करीब 5 साल पहले जब यानी की शादी जिन जुशान से हुई थी, तब मिंग्याओ को पहली बार पता चला था विंग की थीसिस के बारे में। मिंग्याओ जिसे जिन फैमिली ज़्यादा प्यार नहीं करती थी, रिस्पेक्ट तो बहुत ही दूर की बात है, उसे कोई ज़्यादा रिस्पेक्ट भी नहीं करता था, वो कुछ स्पेशल भी नहीं था, सिर्फ एक घमंडी सा बच्चा अपने एटीट्यूड में रहने वाला। बस अब हमेशा सेल्फिशनेस कह सकते हैं, हमेशा अपना फ़ायदा ढूंढने वाला, वो भी ज़्यादा वो नहीं कर। जैसे मैडम जिन जो काफ़ी ज़्यादा मिंग्याओ को नापसंद करती थी, क्योंकि वो उनके हस्बैंड का एक नाजायज़ बच्चा इलेजिमेंट सन था। बट उसके बाद भी वो बेचारी ही थी जिन्होंने अग्री किया था उसे यहाँ उनके फैमिली के साथ रहने के लिए। तो जिन जुशान और जिन मिंग्याओ एक साथ ही रहते थे, बट मिंग्याओ को अलग ही चाहिए था। उसे तो जैसे कि एक अजीब सा जुनून था नंबर 1 बनने का। उसे हमेशा से जिन कॉर्पोरेशन अपने अंडर में चाहिए थी, उसे जिन कॉर्पोरेशन चाहिए थी, फेम चाहिए था, नाम चाहिए था, क्योंकि उसे स्कूल में भी सब लोग बुली करते थे क्योंकि वो एक नाजायज बच्चा था। वैसे उसका भाई उसे बहुत प्यार करता था और इवन उसकी स्टेप मदर भी उसके साथ कोशिश करती थी अच्छा बनने की, बट उसे फिर भी उनमें कमी दिखती थी। और उसका रीज़न था उसके फादर मास्टर जिन। वो बहुत ज़्यादा घमंडी, एक कैरेक्टरलेस पर्सन थे। वो हमेशा अपना गुस्सा उसके ऊपर उतारते थे, क्योंकि जिन जुशान उनका एक कहते हैं अच्छा बच्चा या फिर अपना खुद का बच्चा था। और जो पैसे उन्हें मिले थे वो मैडम से शादी करके ही, मैडम जिनसे शादी करके ही मिले थे, तो वो वैसे भी मैडम जिनके अगेंस्ट नहीं जा सकते थे, उनके बच्चे के बारे में कुछ गलत नहीं कह सकते थे, उनके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। तो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, अपना सारा गुस्सा वो मिंग्याओ को पे ही निकालते थे, उसे बहुत मारते थे। तो बचपन से वो एक ट्रोमा कह लो या एक तरीके की उसका अंदर का पर्सनैलिटी ऐसी हो गई थी कि उसे सब कुछ चाहिए था। और इस चक्कर में इसी एटीट्यूड में वो लाइफ जी रहा था। जब 5 साल पहले उसकी भाई की यानी से शादी हुई थी, तो यानी जब घर पे आई थी तो वो हमेशा अपने भाई के बारे में बताती रहती थी, विंग के बारे में बताती रहती थी। तो एक दिन जब यानी अकेले में बैठ के अपने हस्बैंड से विंग के बारे में डिस्कस कर रही थी, तभी विंग से उनकी वीडियो कॉल हुई थी। तो उसने अपने हस्बैंड को बताया था कि किस तरह से विंग बहुत मेहनत कर रहा है। उसने उस समय ये बात अपने हस्बैंड से ये सोच के करी थी कि फ्यूचर में अगर उसके भाई की थीसिस अच्छी रही तो वो अपने क्यों ना उन्हीं की कंपनी अपने उसके भाई की मेडिसिन को लॉन्च करे, उससे एक जिन कॉर्पोरेशन का भी नाम होगा और एक अच्छी चीज़ उसने सोच के अपने हस्बैंड से, दोनों हस्बैंड वाइफ डिस्कस कर रहे थे। मिंग्याओ को ये चीज़ बड़ा वो लगी। उसको लगा कि अगर ऐसा हो गया, अगर जिन जुशान ने ये मेडिसिन, क्योंकि उसके फादर की डेथ हो गई थी शादी से पहले, तो अभी तो वैसे ही जिन जुशान ही था जो पूरी कंपनी संभाल रहा था, क्योंकि मिंग्याओ से काफ़ी 2-3 साल छोटा था। तो उसे डाउट हुआ, उसे एक डर बैठ गया, उसे एक कहते हैं ना परेशानी होने लगी, जेलसी की। अगर ये मेडिसिन किसी तरह से विंग के थ्रू जिन जुशान ने लॉन्च कर दी तो पूरी कंपनी जिन कॉर्पोरेशन जिन जुशान के अंडर हो जाएगी, सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसी को सब पावर दे देंगे, उसका नाम हो जाएगा। वो अपने ब्रदर से अंदर से इतना जलता था कि उसने उसी समय एक मास्टर प्लान बनाया। उसने विंग के बारे में रिसर्च करनी शुरू करी। उसे पता चला कि विंग कितना एक मासूम दिल का इंसान है। वो कभी भी गे नहीं था। वो सब प्लान करके यहाँ से कोरिया गया था। उसने अपना जुगाड़ करके, क्योंकि वो भी जिन कॉर्पोरेशन का बेटा था, उसने अपना जुगाड़ करके किसी तरह से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था। और वो उस इंस्टीट्यूट में गया भी सिर्फ और सिर्फ विंग को फंसाने गया था।
स्टार्टिंग से ये सब जिन मेंग्याओ का प्लान था। जैसे मैडम लैन ने प्लान किया था वांग जी को फंसाने का, वैसे ही मेंग्याओ ने प्लान किया था विंग को फंसाने का। उसे वो पावर चाहिए थी, वो अपने भाई को हरा के ऊपर बनना चाहता था। वो अपना वो विंग वो फ्रेम जो वो बचपन से चाहता था, जब उसने देखा कि विंग इतना टैलेंटेड है, ये मेडिसिन इतनी अच्छी है, इतनी इफेक्टिव है, ऐसी मेडिसिन अब तक मार्केट में है ही नहीं, तो उसने सोच लिया कि वो ये थीसिस खुद प्रेजेंट करेगा। उसने इसी वजह से विंग के प्रेजेंट करने से पहले ही ये थीसिस प्रेजेंट कर दी थी, और इसी वजह से उस दिन वो लैंड कॉर्पोरेशन में जब गया था प्रेजेंट करने, उसने पूरी कोशिश की थी कि विंग उस दिन भी वो थीसिस ना प्रेजेंट करे, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगी तो कहीं जो वांग जी के नेचर को बहुत अच्छे से जानता था कि वांग जी जरूर कोरिया जाएगा या क्रॉस चेक करेगा, तो वो डराता था। इसी वजह से उसने विंग की थीसिस प्रेजेंट नहीं की, लेकिन उसकी प्लानिंग में कहीं रैंकिंग नहीं थी। उसे लगा था रैंकिंग कोई नॉर्मल एक प्रोफेसर है, पर रैंकिंग किस तरीके से मतलब 1 महीने बाद ही दोबारा से 1.5 महीने बाद 1.5 महीने बाद दोबारा से चांस मिल जाएगा विंग को प्रेजेंट करने का, और इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग से पहले ही उसकी थीसिस के बारे में डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। उसे अभी तक इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो ये एक मैंने आपको थोड़ा सा मेंग्याओ के बारे में बता दिया, तो आपको भी अब समझ में आ गया होगा कि मास्टरमाइंड कौन था, किस तरीके से मेंग्याओ वो है वो फर्स्ट लव जिसे विंग हर्ट होगा। तो बैक टू द स्टोरी, अब चलते हैं। आज काफी बड़ा दिन है क्योंकि विंग अपना इंस्टीट्यूट, अपना ये कंट्री कोरिया छोड़ के चाइना जा रहा है। विंग की बैक में काफी पेन है। यानली करीबन आज से 7 दिन पहले यहाँ आई थी। यानली को भी आई हुई यहाँ काफी दिन हो गए। उसकी मदर इन लॉ भी उसे कॉल करके बुला रही हैं, क्योंकि वहाँ पे उसके ब्रदर इन लॉ मेंग्याओ की इंगेजमेंट होने वाली है आज से करीबन 5 दिन बाद। और जिन कॉर्पोरेशन के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि लैंड कॉर्पोरेशन के साथ इंगेजमेंट होने वाली है। मैडम जिन यानली से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि उनका बेटा जिन जोशान और यानली इस समय यहाँ हो, तो उनके ऊपर वो यानली भी काफ़ी फोर्स में है कि वो विंग को लेके जाए। विंग जिसकी बैक काफ़ी पेन में है, और वो शायद इस समय अगर यानली के ऊपर प्रेशर ना होता तो यानली कोशिश करती कि और थोड़े दिन बाद लेके जाए, लेकिन उसे भी ले जाना पड़ता है। तो प्लेन में बैठने के बाद अपने पेन को कम करने के लिए वो काफ़ी हैवी पेन किलर ले लेते हैं। प्लेन लैंड हो गया है चाइना में। इस समय चाइना में चारों तरफ इस एंगेजमेंट की न्यूज़ ही चल रही है। चारों तरफ बिजनेस न्यूज़ में इस चीज़ के चर्चे हैं कि कैसे 2 बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी एक साथ मर्ज हो रही हैं, कैसे 2 फार्मास्यूटिकल कंपनीज के हायर एक दूसरे से इंगेज हो रहे हैं। बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई हैं चारों तरफ, बड़ी बड़ी होर्डिंग, बड़े बड़े बैनर टंगे हुए हैं। पर विंग आज शायद ये नहीं देख पाएगा, क्योंकि जैसे ही वो प्लेन में बैठा था उसने काफ़ी हैवी पेन किलर्स ले ली थी, जिसके कारण वो जैसे ही प्लेन से लैंड हुई गाड़ी में बैठते ही सो गया। इस हैप्पी में इस मेडिसिन डोज के रीज़न सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट यही है कि इसे लेते ही विंग बहुत ज़्यादा स्लीपी फील करता है। इसलिए पूरी ट्रैवलिंग में वो एक बार भी आँख नहीं खोल पाता है और ये सारी होर्डिंग के पास से निकल जाता है। अब ये जिन मेंशन पहुंच चुके हैं। मैडम जिन काफ़ी खुश हैं अपने बेटे, अपनी बहू और अपने पोते से मिलके, पर मन से वो उतनी ही अपसेट है विभूषण के यहाँ आने से। वो जता नहीं सकती हैं, लेकिन उन्हें विभूषण का यहाँ आना काफ़ी बुरा लगा। अब चलते हैं लैंगवांग जी की तरफ। लैंगवांग जी जो समय अपने कैबिन में बैठे हुए हैं और काफ़ी अपसेट हैं, ये सोच के कि अगर ये बात सच हुई जो उनके ब्रदर ने बोली है, तो इसे लैंड कॉर्पोरेशन की गुडविल पे बहुत बुरा फर्क पड़ेगा। सुजुई उनके कैबिन में आते हैं और उन्हें रिपोर्ट देते हैं। इस रिपोर्ट में साफ साफ मेंशन है विभूषण की पूरी थीसिस पढ़ने के बाद लैंगवांग जी
पुरानी थीसिस जो उन्हें प्रेजेंट हुई थी वो चेक करते हैं, तो वो ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ ये सच है, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एकदम सेम है। ये चीज़ रामवांग जी को थोड़ा खटकती है, लेकिन एक चीज़ थी जो रामवांग जी ने तुरंत कैच कर ली, वो थी कि ये थीसिस जो इस बार यूरोशा ने प्रेजेंट की है, ये थीसिस 1 महीने पहले जो मिंग्याओ ने प्रेजेंट की थी, उन दोनों के कंपोनेंट में थोड़ा अंतर है, और जो विभूषण ने ऐड ऑन किया है वो सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसे इस केमिकल, इस कंपोनेंट की अच्छे से नॉलेज हो, और उसके कारण हो सकता है जो विभूषण रैंकिंग से बोल रहा था कि हाँ उसकी मेडिसिन 90% भी टच हो सकती है, वो हो सकती थी। इससे भी वांग जी जो 8 साल से इस फील्ड में और काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो समझ जाते हैं कि हो ना हो विभूषण भी सच बोल रहा है, क्योंकि इतनी नॉलेज रखना एक पर्टिकुलर मेडिसिन के बारे में कोई वो ही कर सकता है जिसने ये थीसिस खुद लिखी हो। अब वांग जी बहुत ज़्यादा नर्वस है कि अगर ये बात सच हुई तो कहीं ना कहीं लैंड कॉर्पोरेशन बहुत बुरी प्रॉब्लम में आ जाएगी, इसलिए वो शिजुई को ऑर्डर करते हैं जिसने भी ये थीसिस लिखी है। शिजुई उन्हें बताते हैं विभूषण। जब वांगी विभूषण से मिले थे तो जैसे ही उन्होंने विभूषण को देखा था, वो थोड़ी देर के लिए उसकी ब्यूटी में इतनी गुम हो गए थे कि वो विभूषण का नाम जो विभूषण ने उन्हें डिक्लेयर किया था अच्छे से सुन नहीं पाए थे। तो आज ये भी बताते हैं कि ये थीसिस किसी विभूषण ने प्रेजेंट की, तो उन्हें याद नहीं आता ये सेम पर्सन है जिससे वो कोरिया में मिल चुके हैं। वो ऑर्डर करते हैं, मुझे नहीं पता कैसे सिजुई, मुझे ये विभूषण मेरे सामने चाहिए, इसे जल्द से जल्द ढूंढो और मुझसे में इसकी मीटिंग फिक्स करो। अगर ये मिलने के लिए ना माने तो मुझे नहीं पता भाई हुक या भाई क्रुक, मुझे ये मेरे सामने चाहिए। ऑर्डर करते हैं सिजुई जो अच्छे से जानता है कि उसके बॉस इस समय से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो तुरंत अपने सारे एजेंट्स को इन्फॉर्म कर देता है कि विभूषण को ढूंढो। विभूषण को कोई और भी था जो बहुत मन से ढूंढ रहा था, और वो थी वेंकी। पिछले 10 दिन से विभूषण का उसे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि विभूषण का फोन मैडम यू ने गुस्से में उसी दिन तोड़ दिया था, और उसके बाद विभूषण हैवी मेडिसिन और इतने पेन में था कि उसे बैंकिंग से बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। दूसरा उसका वो गिल्ट भी था क्योंकि वो खुद नहीं समझ पा रहा था इसके साथ क्या हुआ, तो वो कैसे बैंकिंग को इन्फॉर्म कर पाता। बैंकिंग जो लास्ट टाइम विभूषण के घर जब गई थी और मैडम यू के उसके मरने जैसी बात सुनी थी, तो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो पहले ही अपना एक भाई वैनी को खो चुकी है जब वो सिर्फ 12 साल का था तब। अब उसने वीन में अपने भाई को ढूंढा था, तो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वीन के साथ कुछ गलत हो। वो बहुत अपसेट थी कि वो अपने भाई को ढूंढ नहीं पा रही है, वीन को ढूंढ नहीं पा रही है। तभी उसके फ़ोन पे सिचैन का फ़ोन आता है। सिचैन काफ़ी दिन से कोशिश कर रहा है कि वो बैंकिंग से मिलने कोरिया आए, लेकिन उसकी लाइन अप सर्जरी जिनसे वो और ऑपरेशन थे जिन्हें वो छोड़ के नहीं आ सकता था, इसलिए वो आज भी बैंकिंग को यही बताना चाह रहा था कि शायद उसे और थोड़ा टाइम लग जाए। लेकिन आज बैंकिंग ने फ़ोन उठाते ही बिना कुछ सोचे जिस तरह से रोना शुरू कर दिया था, वहाँ सिचैन का मन ये सुन के बहुत भारी हो गया था। सिचैन ने काफ़ी शेड्यूल बना के लैन मिमी की इंगेजमेंट के लिए छुट्टी ली थी। उस दिन उसका डे ऑफ था। मिमी की इंगेजमेंट में वो पार्ट बनना चाहता था क्योंकि उसकी बहन खुद उसे इनवाइट करने आई थी, लेकिन कहते हैं ना लाइफ में प्रायोरिटी अलग होती है। मिमी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए अभी भी रैंकिंग है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो जो अपने इस डे ऑफ में रैंकिंग से मिलने जाएगा। सो गाइस, अब क्या होगा, आपको क्या लगता है जब रामवांगी रोशान से मिलेगा तो क्या वो उसकी बात पे ट्रस्ट करेगा कि ये उसी की तीसरी है, और रैंकिंग को कब पता चलेगा कि इस समय रोशान चाइना में है। सो ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।